हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्रेडिट को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं और क्या रोल होता है क्रेडिट मैनेजमेंट का। ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, स्लैब है, बेस रेट है, बेंचमार्क वगैरह, रेपो रेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है? तो क्रेडिट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of appraising and sanctioning the loans and monitoring the accounts for recovery with a view to increase revenue of bank and financial institution। तो क्रेडिट मैनेजर का काम क्या है? अप्राइजल से लेकर के सैंक्शनिंग तक लोन। पहला तो ये दो स्टेप है। तीसरा क्या है? मॉनिटरिंग होगा। और चौथा क्या है? रिकवरी भी होगा। और ओवरऑल व्यू अप क्या है? ताकि हमारे बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके। ये क्रेडिट मैनेजमेंट का एक गोल होता है। सिर्फ लोन सैंक्शन कर देना ये नहीं होता है। लोन सैंक्शन होने के बाद उसका मॉनिटरिंग, और अगर लोन खराब होता है तो उसका रिकवरी हो सके अच्छे से। यही क्रेडिट मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। चलिए, इसमें हमारा 6 पॉइंट है जो क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सब आपका जैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपोजर नॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा रिस्क प्राइसिंग पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क रेटिंग है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सपोजर नॉर्म्स के बाद एसेट क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है, और अप्राइजल, क्रेडिट डिसीजन मेकिंग एंड लोन रिव्यू मैनेजमेंट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो क्रेडिट मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसमें हम लोग अभी आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो एक्सपोजर नॉर्म्स है, अभी उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना बैंक का एक्सपोजर है या क्रेडिट एक्सपोजर है कितना है। हर बैंक का एक लिमिटेशन होता है कि आपका क्रेडिट एक्सपोजर इतना है। ठीक है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, और उससे अगर आप ज्यादा किसी को लोन दे रहे हैं तो उसके लिए फिर अप्रूवल लेना पड़ता है बोर्ड से, है ना। तो एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है जो टोटल लिमिट होता है जो कि हम लोग अपने कस्टमर को देते हैं। यह हमारा लिमिट है जो हम दे सकते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट एक्सपोजर क्या होगा? हम लोग कस्टमर को फंड बेस भी देते हैं और नॉन फंड बेस देते हैं। फंड बेस हमारा क्या है? सीसी है, ओडी है। नॉन फंड बेस क्या है हमारा? बैंक गारंटी है। ठीक है। तो ये हमारा, अब कोई भी आदमी, अगर सपोज करिए हमारा लिमिट है 100 करोड़ का, हम सिंगल आदमी को दे सकते हैं, इंडिविजुअल को 100 करोड़ दे सकते हैं, 10 करोड़ दे सकते हैं। और उसका उसका फंड प्लस नॉन फंड दोनों मिला करके आपका, उससे जो आपका एक्सपोजर लिमिट है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब एक्सपोजर लिमिट में क्या होगा? सपोज करिए हमने किसी को 10 लाख का लोन दिया है। ठीक है। और वो अभी, अगर टर्म लोन है पूरा उसने यूटिलाइज किया और वो अभी क्या है, 9 लाख का बचा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग काउंट क्या करेंगे? ये या तो सैंक्शन लिमिट या आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये उसका एक्सपोजर लिमिट काउंट होता है। ठीक है। और ये फंड और नॉन फंड दोनों को मिला के, ठीक है। सपोज करिए 10 लाख का लोन दिया और 5 लाख का बैंक गारंटी भी है, तो ये दोनों को हमको ऐड करना है। तो उसका टोटल एक्सपोजर कितना हो जाएगा? 10 + 5 = 15। ठीक है। तो क्रेडिट एक्सपोजर हमारा फंड बेस प्लस नॉन फंड दोनों को मिला करके होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर आरबीआई नॉर्म्स क्या कहता है क्रेडिट एक्सपोजर के बारे में? तो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क 2019 ये आरबीआई के द्वारा लाया गया था। इसमें बोला गया है कि आपको एक्सपोजर कैसे, इसके लिए क्या डिसाइड करना है। तो चलिए, सिंगल काउंटर पार्टी मतलब इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को कहा गया है कि आपका जो बेसल 3 के अनुसार जो टायर 1 का कैपिटल है बैंक का, और ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बैंक के लास्ट ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट से। ठीक है। तो इससे पता चलता है आपका कि आपका टायर 1 का कैपिटल कितना है, और उस कैपिटल का 20% से ज्यादा आपको नहीं देना है किसी भी सिंगल काउंटर पार्टी को। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो सिंगल इंडिविजुअल को आप 20% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं बैंक का जो टायर 1 का कैपिटल है। अब ये बेसल 3 का टायर 1 क्या है, टायर 2 टायर 3 क्या है, ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बस अभी इतना जानना है कि बैंक का सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि बैंक का जो कैपिटल है उस कैपिटल का 20% से ज्यादा उसको नहीं देना है। अब सपोज करिए कि पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। इंडिविजुअल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, पार्टनरशिप है। तो वहां पे ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है, तो वहां पे आपको 25% से ज्यादा नहीं देना है।
25% से ज़्यादा नहीं देना है। तीसरा है हमारा एक्सपोजर टू एनबीएफसी, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनी, जो गोल्ड लोन नहीं दे रही है उसको हम लोग मैक्सिमम 20% देंगे, ठीक है। और जो गोल्ड लोन दे रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग 50% देंगे, उसका जो फिनेंशियल एसेट्स है उस कंपनी का, उसका हम लोग 50% दे सकते हैं। और अगर ग्रुप ऑफ एनबीएफसी है तो हम लोग उसको मैक्सिमम 25% देंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट एक्सपोजर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए बैंक का अपना क्या होना चाहिए, बैंक का अपना एक कमिटी होना चाहिए जो कि इस पे विचार करे और वो खुद डिसाइड करे कि हमें किस सेक्टर में कितना एक्सपोजर देना है। तो अब किस सेक्टर में कितना, इंडस्ट्री में कितना एक्सपोजर देना है, इसके लिए क्या होगा कि उसके लिए बैंक को खुद ये रिसर्च करना है, डिसाइड करना है और मार्केट की किस सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है और किस सेक्टर में क्या रिस्क आ रहा है, ठीक है। ऐसा मान करके फिर हम उस सेक्टर का एक्सपोजर डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं, अनहेज्ड फॉरेन एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट 10 मिलियन यूएस डॉलर। तो अनहेज्ड फॉरेन एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि जो सिक्योर नहीं है ना, फॉरेन एक करेंसी पे हमने कोई लोन दिए हुए हैं या कोई फॉरेन को लोन दिए हुए हैं या फॉरेन एक्सपेंडिचर के लिए कोई लोन दिए हुए हैं किसी को, जो कि फॉरेन करेंसी में हमारा 10 मिलियन से मैक्सिमम होना चाहिए, ये हमारा मैक्सिमम 10 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला एक्सपोजर ऑफ रियल इस्टेट, इस पे भी आपको खुद आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है आपको कितना देना है। अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए भी अगर दे रहे हो तो वो भी कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्सपोजर टू लीजिंग, हायर परचेज और फैक्टरिंग, ये जो भी सर्विसेज है इसके लिए 10% से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। और बोला है इंडियन ज्वाइंट वेंचर और सब्सिडीज जो भी ओवरसीज कंपनी है उसको 20% से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीजें कही और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, ये भी कहा है कि भाई आप जो है आप क्या करो इसके ऊपर में अपनी एक क्या करो, अपनी कमिटी बनाओ और इस पे अपना रिसर्च करो, रिसर्च करके अपना फाइनल करो, ठीक है। जो भी डिफरेंट सेक्टर में आपको क्या देना है, परफॉर्मेंस पे देना है, रिस्क पे देना है, कैसे आप करोगे, इसके इसके लिए आपको एक अपना बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप सब डिसाइड करोगे कि किस सेक्टर में हमें कितना एक्सपोजर देना होता है, और ये बैंक का डिसाइड होता है, हर बैंक का अपना एक पॉलिसी होता है, उनकी बोर्ड एक पॉलिसी बनाती है कि हमें किस सेक्टर में किस इंडस्ट्री में कितना एक्सपोज करना है क्रेडिट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑडिट का, क्रेडिट ऑडिट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको देखना है। ऑडिट आप सभी को पता है, ऑडिट हम लोग क्यों कराते हैं, ऑडिट इसलिए कराते हैं कि जो चीजें हुई है या दी गई है वो सही है या नहीं है, उसमें लीगल रूल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, या बियॉन्ड द रूल्स वो चीजें कर दी गई है, तो इसके लिए हम लोग ऑडिट कराते हैं। तो क्रेडिट ऑडिट के बारे में सेम है, ऑडिट बहुत बहुत सारे टाइप के हैं। इसमें से आपका आईएस ऑडिट भी एक होता है, कंकरेंट ऑडिट भी होता है, ये आप लोग बेसिक पढ़ेंगे। आप लोग क्रेडिट ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट ऑडिट के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर आप ऑडिट कराते हो तो आपका जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो वो आपका क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट करा रहे हो तो क्या होगा, इससे कोई फर्जी लोन नहीं हो सकता है, और अगर लोन हुआ भी है और उसमें कुछ लूप होल्स है तो उसको हम लोग टाइम के रहते हुए ईडब्ल्यूएस अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। रिव्यू करना है सैंक्शन प्रोसेस जो भी है, जो वो सही से हुआ कि नहीं हुआ, कॉम्प्लायंस स्टेटस है कि नहीं है लार्ज लोन्स में, ये भी हमको पता चलता है उसे। फीडबैक से पता चलेगा, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस से पता चलेगा जो फीडबैक हम देंगे। इंडिपेंडेंट रिव्यू क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, जो भी ब्रांच या जिन्होंने लोन प्रोसेस किया उन्होंने इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट किया कि नहीं किया। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कोई भी लोन खराब होने से पहले अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, उसको आपको देखना है। और अगर सिग्नल्स आपको मिल गए तो फिर उसका रेमेडीज क्या होगा वो सजेस्ट करना है, ये थ्रू ऑडिट ही होता है। रिकमेंड करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी, अगर क्रेडिट क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हुई है तो आप वहाँ पे रिकमेंडेशन कर सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रेडिट स्किल ऑफ स्टाफ, ये सब आप वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो और उस आपके रिकमेंडेशन से वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है लोन रिव्यू मैकेनिज्म का, ये क्रेडिट ऑडिट का, ठीक है। अब देखिए इनसे होगा क्या, अब इनसे क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। अब इस क्रेडिट
जो क्रेडिट ऑडिट करवाते हैं, ये क्या कौन करवाएगा? क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट कराएगा, जो कि हर बैंक में होता है, इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट। तो अब इसका फंक्शन क्या देखिए, इनका मेनली फंक्शन तो ये ऑडिट कराना। इसके अलावा जब इसके मेन कोर फंक्शन पे जाएंगे, जो कि हमारा समरी है, वो है कि वो फाइंडिंग्स करेगा, एनालाइज और फाइंडिंग करेगा अगर वो कोई भी ऑडिट रिपोर्ट को। और फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो उसके रिगार्डिंग कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप इसको कंप्लायंस करवाओ। ठीक है। अब सपोज करिए अगर लोन एनपीए है और एनपीए नॉर्म्स सही से फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करेगा? क्रेडिट डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट को बोलेगा, भाई आपका ये प्रॉब्लम, इसको आप कंप्लेंस करो। लोन अगर खराब हुआ और क्रेडिट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या कुछ नहीं है उसकी वजह से, तो वहां पे वो क्रेडिट डिपार्टमेंट को चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, जो भी रिपोर्ट होता है उसको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। इससे चीजें इंप्रूव होती है। रिस्पॉन्स रिसीव्ड एंड प्रोसीड क्लोजर ऑफ रिपोर्ट्स। और जब अगर रिस्पॉन्स फाइनली हमें मिल गया, सब सही है, कॉम्प्लायंस हो गया, अभी हम लोग रिपोर्ट क्लोजर करते हैं और एक डाटाबेस मेंटेन भी करते हैं। ये क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का ये में वर्क होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तीन चीजें आप याद रखना कि जो रिस्क है, लो रिस्क, हाई रिस्क, एवरेज रिस्क। तो जो भी क्रेडिट है जिसमें हमारा लो रिस्क होगा, उसमें 1 ईयर पे हमको क्या करना है? ऑडिट कराना है, इंस्पेक्शन कराना है। जो एवरेज रिस्क होगा जिस लोन पे, उस पे 6 मंथ पे कराना है हमें। और जो हाई रिस्क होगा उस पे 3 मंथ पे हमें करवाना है रिव्यू। क्या कराना है? रिव्यू। ठीक है। अब देखिए, ऑडिट डिपार्टमेंट की वजह से, उसके काम की वजह से हमें पोर्टफोलियो के बारे में पता चलता है, लोन को हम लोग रिव्यू कर पाते हैं, फिर उस पर अगर कुछ चीजें रह गई है तो उस पर हम लोग एक्शन ले पाते हैं। ठीक है। और ओवरऑल क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट ये भी देखता है कि आपका लोन के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, लीगल कॉम्प्लायंस आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, तो अगर आप कल के दिन में कोर्ट केस में जाता है लोन, तो फिर वहां पे आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, आपका लोन खराब हो सकता है, रिकवरी के चांसेस जा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट ही फुलफिल करवाता है और ये काफी हेल्पफुल है। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग आज। क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या होता है? तो क्रेडिट मॉनिटरिंग can be defined as a continuous supervision process enabling the bank to ensure the quality of loans assets। ठीक है। ये कंटिन्यूस सुपरविजन प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार देखा, एक दिन देखा, फिर इसको भूल गए, ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट मॉनिटरिंग कंटिन्यूस सुपरविजन प्रोसेस होता है अनटिल लोन कंप्लीटली लिक्विडेट ना हो जाए। क्या क्या होता है? तो पहला काम जैसे क्रेडिट मॉनिटरिंग में हमारा इन्वॉल्व होता है, वो होता है सुपरविजन। हमें हमेशा जो भी हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो, जो भी लोन है, हमें उसको उसका सुपरविजन करना पड़ता है। ठीक है। हमेशा उसको देखना पड़ता है वो क्या स्टेटस में है, लोन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नॉट वन टाइम कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि आप लोन देने के बाद 1 मंथ देखे और दूसरे मंथ आप उसको भूल गए, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको उसका सुपरविजन करना है। ठीक है। तीसरा क्या है? इंश्योर क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड द एडहेरेंस टू रेगुलर आईआरएसी इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजन पर्टेनिंग टू एडवांस गाइडलाइंस। आरबीआई का जो गाइडलाइन है आईआरएसी का, इसके तहत हमको क्या करना है? इंश्योर करना है कि वो हमारा क्वालिटी ऑफ एसेट बना रहे। ठीक है। और चौथा क्या है कि आफ्टर सैंक्शनिंग, जो हमने जिस टर्म पे जो हमने लोन सैंक्शन किया है, बरोबर उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखना है। ठीक है। और ये सब हमको कब पता चलेगा? जब हम लोग थ्रू क्रेडिट मॉनिटरिंग हम लोग कंटिन्यूस सुपरविजन करेंगे। ठीक है। उस पर नजर बनाए रखेंगे। चलिए, मॉनिटरिंग करने का गोल क्या है हमारा? मॉनिटरिंग करने का गोल देखिए हमारा है, पहला तो सबसे पहला जो गोल होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग का, कि आपका जो एसेट है वो क्वालिटी एसेट बना रहे। ठीक है। वो एनपीए ना हो, नॉन प्रोपेटिंग एसेट्स ना हो। तो पहला हमारा जो गोल होता है वो होता है मिनिमाइज या एलिमिनेट एनपीए। ठीक है, ताकि हमारा लोन एनपीए ना हो, इसलिए हम कंटिन्यूस उसका मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो? ट्रांजेक्शन उसका होते रहे। तीसरा क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, वो भी उसका होते रहे। पीरियडिक स्टेटमेंट भी हम लोग उसमें लेते हैं। और क्या लेते हैं फिर? पैरामीटर्स जो हमारा होता है, सेल्स, डेब्टर, क्रेडिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीजें हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग के अंदर ही ये सब चीजें हम लोग कस्टमर का देखते हैं। ये हमारा मॉनिटरिंग गोल होता है। ठीक है। और
मॉनिटरिंग गोल हमारा एक्चुअली में क्या है कि एलिमिनेटिंग एनपी, और उसके लिए हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स है, ये सारे पैरामीटर्स है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है हमारा कि डिले और नेग्लिजेंस इन डिटेक्टिंग और रिपोर्टिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ईडब्ल्यूएस may later catapult in the major troubles, pushing the account to a core NPA, compelling the bank to make more provisioning affect its bottom line। ठीक है, तो अगर हम लोग नेग्लिजेंस करते हैं, डिले करते हैं सुपरविजन में, तो क्या होगा, हमारा ये छोटा सा चीज, छोटी सी परेशानी काफी बड़े ट्रबल्स में हो जाएगी, और जो क्या करेगा, कंपेल करेगा, धक्का मारेगा, ताकि हमारा जो प्रॉफिट एसेट है वो नॉन प्रॉफिटिंग एसेट में चला जाए, और इससे बैंक क्या होगा, बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। जब लोन हमारा एनपीए होता है तो हमें प्रोविजनिंग ज़्यादा करना होता है उसके लिए, और इससे हमारा प्रॉफिट भी इफेक्ट होता है, और बैंक बॉटम लाइन पे आता है। तो जिस बैंक का जितना कम एनपीए होता है वो बैंक उतना ही टॉप पे होता है, और जिस बैंक का जितना ही ज़्यादा एनपीए होगा वो उतना ही बॉटम लाइन पे चला जाएगा। तो इसलिए कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, बीमारी होने से पहले आप उसका बचाव कर लो, क्योंकि बीमारी होने के बाद आप दवाई खिलाओगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, वो होगा या नहीं होगा ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए, अंडर क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट बैंक्स सीक टू इंश्योर द फॉलोइंग। ठीक है, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट में बैंक क्या क्या इंश्योर करता है देखते हैं हम लोग। बोरोवर मेंटेन्स रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि बोरोवर का जो एस्टिमेटेड करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है और वर्किंग कैपिटल है, वो रीजनेबल मेंटेन में रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक उसका करंट एसेट बहुत ज़्यादा हो जाए, या करंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो, ये सब एक बैलेंसिंग फिगर में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज डन एज पर बैंक गाइडलाइंस। तो बैंक गाइडलाइंस के अनुसार उनका जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, वैसा नहीं कि उन्होंने नॉन करंट एसेट को करंट में दिखा रहा है, ठीक है, या आपका नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है, या करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी में, ऐसा नहीं हो। जो हमारा बैंक का गाइडलाइंस है उसके अनुसार होना चाहिए। करंट रेशियो इज मेंटेन, हमने लास्ट पहले भी, इससे पहले क्लास अगर आपने देखा होगा तो हमने बोला था कि करंट रेशियो हमारा 1.33 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग एक्चुअली में हम लोग 1.33 कब लेते हैं, ये लेते हैं जब बिजनेस स्टार्टअप ना हो, स्टार्टअप के बाद वाले पोजीशन में हो, जहाँ पे थोड़ा हमें बोरोवर को स्ट्रेंथ करना है, उसको मजबूत करना है, और उसका मार्जिन ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया, करंट रेशियो मेंटेन करें 1.33। अभी तो सारे बैंकों में वन वन करंट 1:1 पे भी हम लोग लोन देते हैं, फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड फॉर न्यू यूनिट्स। ठीक है, एनुअल ऑडिट अकाउंट्स आर सबमिटेड इन टाइम फॉर एनुअल रिव्यू बाय बैंक्स। तो जो अकाउंट्स है उसका एनुअल रिव्यू हो सके टाइमली, इसके लिए जो हमारा बोरोवर है वो एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट हमें देगा। ठीक है, एडहॉक लिमिट्स आर सैंक्शन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है, एडहॉक लिमिट अगर कभी जरूरत पड़ जाए, अगर लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो जाए, हमने जो लोन दिया उसके बाद उनकी लिक्विडिटी मार्केट की किसी कंडीशन पे वो शॉर्ट कर जाए, तो हम लोग एडहॉक लिमिट देंगे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं देंगे। as far as possible post sale limits are sanctioned in the form of bill finance। पोस्ट सेल लिमिट जो भी हो वो बिल फिनेंस के अंदर होना चाहिए। चलिए, मॉनिटरिंग प्रोसेस देखते हैं हम लोग। मॉनिटरिंग प्रोसेस में क्या होगा, इवेंट ऑफ डिफॉल्ट एंड ट्रिगर्स स्टेप्स लाइक। ठीक है, अगर इन केस ऑफ में लोन आपका डिफॉल्ट हो जाता है, या आपको लग रहा है डिफॉल्ट हो जाएगा, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे। ये 4 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो उस एक लोन पे। कैसे बढ़ेगा, अगर आप पहले इंटरेस्ट लगाओगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंक्रीज पीरियडिकली सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट। जब जहाँ पे आप हर मंथ ले रहे थे, आप 15 दिन में लेना शुरू कर दीजिए स्टॉक स्टेटमेंट या रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, या आप 3 महीने में ले रहे थे तो आप 1 महीने में लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आप कंटिन्यूस रेगुलर उसको मॉनिटरिंग कर सके। ऑर्डरिंग स्टॉक ऑडिट, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो कि आप अपना ऑडिट को, ये स्टॉक जो है आपका उसको ऑडिट कराइए। ठीक है, रिकॉल द लोन इफ द कवेनेंट वायलेशन इज सीरियस। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आप लोन को रिकॉल कर लो, बोर्ड को नोटिस भेजो कि आपने जो बैंक से लोन लिया है, बैंक अभी उसको रिकॉल कर रही है, आपको सारा पैसा बैंक का चुकाना है। ठीक है, ये हमारा इवेंट ऑफ डिफॉल्ट होने पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज है क्या, कि जब कोई भी लोन डिफॉल्ट करता है, अगर जेन्युइन रीजन है तो वहां पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बोरोवर की हेल्प कर सके। उसको अगर बैंक की तरफ से और कुछ मदद दिया जा सके, हेल्प या एड हॉक लिमिट सैंक्शन दिया जा सके उस समय, तो देना चाहिए। लेकिन अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो वहां पे बेस्ट चांस होता है कि आप लोन को रिकॉल कर ले, वही बेटर होगा। ठीक है, चलिए मॉनिटरिंग टूल्स में हम लोग देखते हैं कि बैंक क्या क्या मॉनिटरिंग टूल्स यूज करता है, और आप लोग भी यूज करते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक सीरियल वे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्क्रूटनी ऑफ ऑपरेशन थ्रू एक्सेप्शन ऑफ रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट्स बाहर होते हैं उनके बिजनेस के, उसको हम लोग स्क्रूटनाइज करते हैं और उस पर देखते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, स्टॉक कम फैक्ट्री इंस्पेक्शन एंड विजिट रिपोर्ट। बैंक ऑफिशियल जाके फैक्ट्री का रिपोर्ट सॉरी विजिट करते हैं, काम चल रहा है कि नहीं, लेबर कितना है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिमांड है नहीं, उसका बुक डेट्स वगैरह ये सब कुछ चेक करते हैं, रजिस्टर सारा चेक करते हैं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट, ये भी हमें करना है। क्वार्टरली हाफ ईयरली स्टेटमेंट अंडर वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी हम देते हैं। और एनुअल रिव्यू रेनुअल ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट का जब हम लोग एनुअल रिव्यू करते हैं उस समय सारा डॉक्यूमेंट लेके ही हम लोग रिव्यू करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी कुछ स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वगैरह रिपोर्ट्स को लेकर के भी हम लोग वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा सर्टेन अदर मॉनिटरिंग टूल्स आर यूज्ड बाय बैंक्स, वो क्या है, तो सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विज द ओरिजिनल इनिशियल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो सर्टिफाइड स्टेटमेंट है ये ऑडिटर से हम लोग ले सकते हैं। मंथली कैश बजट वेयर स्टिपुलेटेड इज कन्वीनियंस। ठीक है, मंथली कैश बजट के द्वारा हम लोग दिए हैं तो वो भी हम लोग कैश बजट का भी रिपोर्ट लेते हैं। क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द बैंक, ये तो हम लेते ही हैं। फैक्ट्री विजिट करना है हमको, फैक्ट्री विजिट का रिपोर्ट बनाते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ऑडिट कराते हैं। सेल्स देखते हैं, सेल टैक्स, अभी तो सेल टैक्स नहीं, सारा जीएसटी आ गया है, तो हम लोग जीएसटी रिटर्न चेक करते हैं, उसका जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट बनाते हैं कि जीएसटी कितना रिटर्न करना, सेल कितना हो रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस में है क्या, मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं, रिपोर्टेशन क्या है उनका मार्केट में। ठीक है, ये सब चीजें हमें जाननी होती है। आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के द्वारा भी हम लोग दिस विल पॉइंट आउट डेफिशिएंसी इन द ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस में कोई भूल है, कोई कमी है, तो आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट से हमें पता चलता है। विजिट रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिस टू ब्रांच, कंट्रोलिंग ऑफिस अगर ब्रांच विजिट करता है तो वो भी वो लोन प्रपोजल को देखता है, फाइल में देखता है क्या कमी है, उस रिपोर्ट से पता चलता है। कंसोर्टियम मीटिंग मिनट्स ईटीसी, ये सब चीजें से हमें भी हम लोग अनदर टूल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग बेटर मॉनिटरिंग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्रेडिट मॉनिटरिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको देखते हैं। आपको पता ही होगा, फिर हम देखते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीएस व्हेन द लोन डिफॉल्ट इज फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, उस समय हमको जो पोटेंशियल एनपीए है वो क्रेडिट मॉनिटरिंग में उसको आइडेंटिफाई करना है। स्टडी द काउस फॉर डिफॉल्ट वेदर इनहेरिटेड वीकनेस है, टेम्पोररी लिक्विडिटी और कैश प्रॉब्लम। अभी अगर कोई लोन एनपीए या डिफॉल्ट हुआ है तो हमें उसके इस बारे में स्टडी करना है, किस रीजन से हुआ है। टेम्पोररी लिक्विडिटी या कैश फ्लो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, पैसा उन्होंने माल बेच दिया, क्रेडिट पे पैसा नहीं आ रहा है, सम डिटेक्टर से उनका माल आ नहीं रहा है। ठीक है, पैसा आ नहीं रहा है, तो ये सब हमको देखना है। ऑफर कंटीजेंसी सपोर्ट इमीडिएटली एज एड ऑफ लिमिट्स इफ कैश फ्लो मिसमैच आर जेन्युइन। तो वही कहा, अगर जेन्युइन मिसमैच हो रहा है उनका तो वहाँ पे हम लोग एड ऑफ लिमिट प्रोवाइड करेंगे। इफ इनएडिक्वेट लिमिट्स लीड टू लोन डिफॉल्ट, ऑब्टेन द इनहांसमेंट रिक्वेस्ट एंड इनहांस सब्स्टिट्यूटली। अगर ऐसा है कि हम लोग अंडर फिनांस कर रहे हैं, अंडर फिनांस का मतलब ये हुआ कि वो कस्टमर को जितना चाहिए था उससे हम लोगों ने कम दिया, और फिर उसकी वजह से लीड टू क्या हो रहा है, उनका जो बिजनेस है उसमें शॉर्ट हो गया फंड्स का। तो इन केस में अगर हम लोग को लग रहा है ऐसा है तो हम लोग कस्टमर से एप्लीकेशन लेंगे कि आप अपना लोन को इन्हांस करो, मुझे इतना इससे ज़्यादा ये लिमिट चाहिए, और फिर हम उसको इन्हांस करके दे सकते हैं विथ जो भी हमारा बैंक गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। If checks are drawn on parties not related to business या heavy cash withdrawal and no corresponding increase in stocks, past checks for payment after a detailed inquiry। अगर ऐसा होता है कि बिजनेस तो वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ उनका लोन भी है और वो सीसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मगर वो पैसे से लेन देन से उनका पुनः स्टॉक बढ़ रहा है, वो पैसा कहीं और जा रहा है, तो हमें वहाँ पे डिटेल इंक्वायरी करनी होगी। ठीक है, पैसा आ रहा है या वो ऐसा कर रहे हैं कि पैसा निकाल रहे हैं, अगर पैसा निकाल रहे हैं दैट मीन्स क्या है कि वो रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं तो उससे स्टॉक बनाएंगे। लेकिन अगर हम विजिट करने के बाद देखते हैं पैसा तो उन्होंने उठाया मगर इनके पास स्टॉक नहीं है, तो वहाँ पे हमें
अच्छे से छानबीन करनी है, इंक्वायरी करनी है इस चीज़ की, ठीक है। रेगुलर विजिट ऑफ द फैक्ट्री, ये भी हमें करनी है। स्क्रूटनी ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट हमको स्क्रूटनाइज करना है, वो जो हमें सबमिट कर रहा है उतना है या नहीं है वो हमें चेक करना है। मैं नॉर्मली हम लोग 90 डेज से एबव हम लोग सन्ड्री डेब्टर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड मार्केटेबल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। कलेक्ट द इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, ये तो हमें करना ही है कि मंथली बेसिस इंटरेस्ट सर्व कर रहा है कि नहीं। फ्रीक्वेंट विजिट आर रिक्वायर्ड वेयर देयर इज ए डिफॉल्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है तो लगातार कंटिन्यूअस बैंक के द्वारा उसका विजिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पेमेंट कर सके इसके लिए। कीप द डॉक्यूमेंट लाइव, स्क्रूटनाइज देम प्रोडक्टली एंड सब्जेक्ट टू लीगल ऑडिट, और जो भी लोन डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग को लाइव रखना है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर रखना है, ताकि अगर कल के दिन में लीगल कुछ कंसिक्वेंस हो तो भी हम लोग बैंक के फेवर में हो और उसे पैसा सारा चुकाना पड़े। और लीगल ऑडिट भी कराना है। रेक्टिफाइंग इरेगुलरिटीज इफ एनी रिपोर्टेड बाय कंकरेंट ऑडिट से हमें पता चलता है, स्टेचुटरी ऑडिट से पता चलता है, ब्रांच इंस्पेक्टर से पता चलता है, क्रेडिट ऑडिट से पता चलता है, तो इससे जो भी रेगुलरिटीज अगर है तो हमको उसे जल्द से जल्द खत्म करके उनका कॉम्प्लायंस कर लेना है, ठीक है। स्कैन मीडिया, लोकल मीडिया फॉर एनी न्यूज अबाउट द बोरोवर कॉन्स्टिट्यूएंट ईटीसी, अगर बोरोवर के बारे में या उसके एरिया के बारे में कोई ऐसी न्यूज है जिससे उसका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है तो इस पे भी हमें नजर रखनी है, इस पे भी हमको नजर रखनी है। हो सकता है बोरोवर किसी क्राइम में फंस गया, क्राइम में वो अरेस्ट हो गया, फिर उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो अगर हमें पता है नहीं कि न्यूज के थ्रू, तो अगर हमें समय पे पता चलेगा तो हम समय पे क्या करेंगे, लोन को रिकॉल कर सकते हैं, जो भी स्टॉक है उसको हम लोग बैंक के अपने ले सकता है, अपने हाथों में ले सकता है, फिर हम उसको बेच करके बैंक उसको सेल करके बाकी लोन रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है लोकल न्यूज़ के बारे में कुछ, और ऐसा हो गई है, ऐसी कोई घटना, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो लॉस होगा बैंक का ही, ठीक है। तो हमें अवेयर भी रह। स्क्रूटनी ऑफ वेरियस स्टेटमेंट, केवी छोरे कमेटी 1979, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी को हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को कैसे स्क्रूटनाइज करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें सेल्स देखना है कि उनका सेल्स कैसा है, ठीक है। क्या देखना है हमें, उनका सेल्स देखना है, ठीक है। सेल्स मीन्स कि उन्होंने जो एस्टिमेट किया है, सेल्स जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वो हमें देखना है कि उनमें क्या वेरिएशंस आ रहा है, ठीक है। अचानक से सेल्स कहीं नेगेटिव में तो नहीं चला गया, अचानक सेल्स कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में तो नहीं आया, बहुत ज़्यादा उसमें से मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है उसमें, ठीक है। दूसरा हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब जो गुड्स सोल्ड हो रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या जा रही है, ठीक है। ये हमको देखना है कि कॉस्ट अचानक से तो नहीं बढ़ गया एक्चुअल प्रोडक्शन में, या जो उन्होंने एस्टिमेट किया था, ठीक है। फिर अगर बढ़ा है तो फिर उसका क्या मेजर्स हो सकता है, ये चीज़ें हमको उसमें देखनी है। तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है हुआ हमारा, कि हम जो जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है, और सेल्स जो हमारा है, सेल्स में कॉस्ट करके जो भी आ रहा है वही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है, टैक्स देने से पहले जो हमारा बिफोर प्रॉफिट टैक्स है वो हमको देखना है, ठीक है। फिर आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, इसका भी मूवमेंट देखना है, ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी आपको मूवमेंट देखना है। ऐसा तो नहीं कि करंट एसेट्स वो अचानक से बढ़ा रहा है या अचानक से घटा रहा है या फंड डाइवर्ट करके कहीं और लेके जा रहा है, ये सब आपको देखना है, उसका मूवमेंट देखना है। सेल्स के द्वारा आपको उसका पैटर्न भी पकड़ना है, सेल्स रिपोर्ट से आप उसका पैटर्न भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, उस पर एग्जामिन कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आता है स्टेचुटरी लायबिलिटीज। तो स्टेचुटरी लायबिलिटीज क्या है हमारा, कि आपको इसको मॉनिटर करना है कि लीगली उसको क्या क्या लायबिलिटीज है। ऐसा तो नहीं है 6 मंथ में उसको कुछ ज़्यादा ही लायबिलिटीज आ गया है या उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो या कहीं अभी वो पैसा लगा दिया है, तो इस सब चीज़ें आपको इसमें मॉनिटर करना है, या उसके थ्रू से अगर कोई वो गेन कर रहा है तो वो भी आपको देखना है। इसके बाद हमारा आता है कि वेरिएंस इन लॉन्ग टर्म आउटलेज। अब देखिए, ऐसा है कि वो फिक्स एसेट जो भी होता है उसका, वो बिना बैंक के अप्रूवल के वो एक लिमिटेशन से ऊपर में उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता अचानक से, ठीक है। इसके लिए उसको बैंक का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम देखते हैं, ठीक है, जो कि केबी छोरे कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्यूआईएस जो है ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है बैंकों के हेल्प के लिए, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, बैंक से ये डाटा लेती है, और बैंक
क्यूआईएस जो फॉर्म होता है ये अपने कस्टमर से मरवाती है और फिर ये आरबीआई को रिपोर्ट करती है। आरबीआई क्या करता है, इस रिपोर्ट के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम ढूंढता है, कोई डिफॉल्ट होने के चांसेस है उसको ढूंढता है, ठीक है। तो ये क्यूआईएस 1, क्यूआईएस 2 और क्यूआईएस 3 है। क्यूआईएस 1 में क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होने से 1 वीक पहले कस्टमर को जमा करना होता है। ये आप कह सकते हैं लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है उस वो भी इसमें रहता है क्यूआईएस 1 में। क्यूआईएस 2 में क्या होता है, आफ्टर 6 वीक्स आपको देना है जो क्वार्टर समाप्त हो, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन होता है इसमें, ठीक है। तीसरा क्यूआईएस 3 है, इसमें क्या होगा, इसको पूरा ईयर का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्यूआईएस 3 में होता है, ठीक है। तो क्यूआईएस 1, क्यूआईएस 2, क्यूआईएस 3 ये आरबीआई के द्वारा इसको एनालाइज किया जाता है, और जो भी अगर कुछ ईडब्ल्यू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अगर मिल जाए तो इसको आरबीआई ढूंढता है, फिर ये बैंक को इंफॉर्मेशन देता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो बैंक के बोरोवर 1 करोड़ से ऊपर जिनका लोन है उनके लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। जो बड़े बोरोवर्स है, ठीक है, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए आरबीआई ने क्यूएस बनाया है, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसका तुम्हारा नेक्स्ट आता है एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू हम लोग करते हैं अकाउंट का, उससे भी हमें पता चलता है कि अकाउंट की क्या सिचुएशन उसमें है, जैसे कि उसका सेल्स परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है, और फिनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, एस्टिमेटेड क्या है प्रोडक्शन का, प्रोजेक्टेड क्या है प्रोडक्शन का, ठीक है, रिस्क कहाँ पे है, रिस्क प्राइसिंग क्या है, कहाँ पे है, कैपिटल उनका कहाँ है, नेटवर्थ कहाँ है कस्टमर का, ठीक है, एनडब्ल्यूपी क्या है, ये सब चीजें हमको एनुअल रिव्यू के समय ही पता चलती है, तो एनुअल रिव्यू भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्रिल्सी, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, इसको आरबीआई ने 2014 में लेके आया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, तो क्रिल्सी का पर्पस है कि टू कलेक्ट कंप्लीट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज बोरोवर इन वन सेंट्रलाइज सिस्टम। बैंकों के जो भी लार्ज बोरोवर्स हैं उनका भी जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उनको एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में लाना, ताकि फिर उस डाटा के आधार पे आरबीआई उस पर एनालाइज कर सके, और अगर उसको कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं तो फिर वो बैंकों को रिपोर्ट करेगी, और बैंक फिर आगे की जो एक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग फॉर बोरोवर हैविंग 10 करोड़ एंड अबव एक्सपोजर, फंड प्लस नॉन फंड बेस्ड मिला के अगर 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी बोरोवर है तो उसके लिए ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, ठीक है। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी को ये रिपोर्ट आरबीआई को करना पड़ता है। तो ये क्या है, हम इसको सिंपल में बोल सकते हैं, क्रिल्सी को बोल सकते हैं कि सेंट्रल डाटाबेस है लार्ज बोरोवर का, सेंट्रल डाटाबेस है लार्ज बोरोवर का। अब किसमें रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज रिपोर्टेड, बैंक सबमिट बोरोवर वाइज डिटेल्स टू आरबीआई। इसमें क्रेडिट एक्सपोजर होता है, फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, सिक्योरिटी डिटेल्स होता है। दूसरा क्या होता है, एसएमए रिपोर्ट होता है, एसएमए 0 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1 से लेकर 30 दिन तक अगर ओवर ड्यू होता है एसएमए 0 होता है, और 31 दिन से लेकर 60 दिन तक ड्यू है एसएमए 1, और 61 से लेकर 90 दिन तक अगर रहेगा तो एसएमए 2, और 90 दिन से जैसे एब होता है वो एनपीए में चला जाता है। और तीसरा डिफॉल्ट या रीस्ट्रक्चरिंग डिटेल्स अगर कुछ होता है तो वो रिपोर्ट इसमें रहता है क्यूएलसी के फॉर्मेट में। अब आरबीआई कैसे इसको यूज करती है, हाउ डज आरबीआई यूज इट, आरबीआई कंसोलिडेट्स द डाटा टू सी ए बोरोवर्स टोटल एक्सपोजर अक्रॉस ऑल बैंक। अब सपोज कीजिए किसी बैंक में उसका 1 करोड़ है, किसी में 2 करोड़ है, किसी में 3 करोड़ है, तो जैसे अब सब तीनों बैंक ने ये डाटा आरबीआई को दिया, तो आरबीआई के पास डाटा आया, उसने बोला 2 1 3 1 6, मतलब इसका एक्सपोजर क्या है 6 करोड़। तो बैंक जब रिपोर्ट करेगी तो आरबीआई को यहाँ पे हेल्पफुल होता है कि उसका टोटल एक्सपोजर क्या है ये पता करने में। फिर उस एक्सपोजर के हिसाब से उनका जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में वो एनालाइज करती है, और मैंने जो कहा आपको ईडब्ल्यूएस अगर कुछ मिलता है तो उस पर भी वो एक्शन लेती है। इफ ए बोरोवर डिफॉल्ट्स इन वन बैंक अदर बैंक्स आर अलर्टेड थ्रू क्यूएलसी रिपोर्ट। तो अगर सपोज करिए ये उनका 3 बैंक में अलग अलग अमाउंट का लोन, अगर यहाँ पे उन्होंने डिफॉल्ट कर गया बैंक, तो अब क्यूएलसी रिपोर्ट के थ्रू से बैंकों को ये पता चल जाएगा और आरबीआई को पता चल जाएगा ये रिपोर्ट कर गया है, तो ये बाकी लोन के लिए वो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा ही अलर्टिंग सिस्टम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन बोरो, इसका बोरोवर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इफ एन अकाउंट स्लिप्स इनटू एसएमए या एनपीए इट्स गेट कैप्चर्ड इन क्रिसिल। मैंने कहा कि जैसे
कुछ होता है तो ये क्रिएलसी में आ जाएगा, ठीक है। दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द बोरोवर क्रेडिट वर्दिनेस, न्यू लोन सैंक्शन एंड कंसोर्टियम लेंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। कंसोर्टियम होता है ग्रुप ऑफ लेंडिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत बैंकों को ये पता चल जाएगा क्रिएलसी रिपोर्ट को तरह उसके। अब उनका सपोज करिए 3 जगह लोन है और एक जगह डिफॉल्ट कर गया, इसके बाद वो एक जगह नए लोन के लिए गए हैं, तो अगर क्रिएलसी नहीं होता तो क्या होता है, ये नए बैंक को तो पता नहीं चलता कि इसका लोन यहाँ पे इंस्टेंट में डिफॉल्ट हुआ है। अब क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट तो डेली का डेली नहीं करती है, 15 दिन क्वार्टरली या पीरियडली करता है। उस पीरियड में अगर नया लोन हो जाए तो फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने का चांसेस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिल्सी रिपोर्ट जो है मेनली दो तरह का होता है, एक होता है क्रिल्सी मेन रिपोर्ट और क्रिल्सी SMA2 रिपोर्ट, जो कि देना पड़ता है बैंकों को, ठीक है, RBI को। और दूसरा होता है GLF फॉर्मेशन। GLF आपका होता है, जेएलएफ आपका होता है ज्वाइंट लेंडिंग फॉर्म, ठीक है। ज्वाइंट लेंडिंग फॉर्म जो होता है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी रिपोर्ट आपको देना है। इसके अलावा क्रिल्सी में अगर कस्टमर का करंट अकाउंट में भी अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का अगर बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में है तो वो भी बैलेंस रिपोर्ट होता है क्रिल्सी में, ठीक है। चाहे बोरोवर ने लोन लिया हो या नहीं लिया हो, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में भी अगर आपका कितना अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का अगर बैलेंस है, चाहे क्रेडिट हो या डेबिट हो, तो वो भी रिपोर्ट होगा, चाहे बोरोवर ने लोन लिया या नहीं लिया, ठीक है। चलिए, द गिल्सी मेन रिपोर्ट इज टू सबमिटेड ऑन ए मंथली बेसिस। वीकली रिपोर्ट ऑन इंस्टेंट डिफॉल्ट ऑन एवरी फ्राइडे। अगर कोई लोन इंस्टेंट डिफॉल्ट हुआ है तो एवरी फ्राइडे को वो रिपोर्ट करना है। नॉन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, नॉन कोऑपरेटिव अकाउंट्स ऐसे कस्टमर जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, उनका अकाउंट नॉन कोऑपरेटिव होता है, तो 5 करोड़ एंड अबव 50 करोड़ ट्रीटेड एज ए रेड फ्लैग। तो 5 करोड़ तक का जो होता है उसको नॉन कोऑपरेटिव कहते हैं। उसमें से अगर नॉन कोऑपरेटिव अकाउंट्स में से अगर 50 करोड़ से ऊपर है और वो अगर डिफॉल्ट होता है या उसमें EWS कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, तो उसको रेड फ्लैग अकाउंट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्रिल्सी रिपोर्ट होने से क्या होता है कि बैंकों को भी पता चलता है, RBI को भी पता चलता है कुछ बड़ा डिफॉल्ट होने वाला है, कोई बड़ा फ्रॉड होने वाला था। तो क्रिल्सी लाने का मेन मोटो RBI का यही था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगा था, बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगा था, और एक ही कंपनी का 2-3 बैंकों में लोन हो रहा था, और एक में फ्रॉड हो रहा था, उसके 6-7 साल भर के बाद पता चलता था कि और किसी में फ्रॉड हो गया। तो इंस्टेंट जो है डाटाबेस था नहीं हमारे पास सेंट्रलाइज, जिससे हमको पता चल सके या दूसरे बैंकों को पता चल सके। अभी हमारे पास सेंट्रलाइज डाटाबेस है, इससे बैंकों को भी फायदा है और RBI को भी मॉनिटरिंग करने में, और पब्लिक का भी पैसा सेफ है इसमें, ठीक है। तो ये क्रिल्सी का मोटो था जो RBI ने 2014 में लेके आया था। तो RBI ने जो इसको 2014 में लेके आया था, इसके पीछे RBI का एक रिपोर्ट था। वो रिपोर्ट था आपका वो रिपोर्ट था आपका अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रॉम्प्ट स्टेप्स फॉर रिजोल्यूशन एंड फेयर रिकवरी फॉर लेंडर्स। तो उस रिपोर्ट के आधार पे RBI ने 2014 में क्रिल्सी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं सेरसाई, CERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 8 के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया गया है, और ये पूर्णतः भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। इसमें भारत सरकार का शेयर 51% से ज्यादा है। उसमें साथ में आपका नेशनल हाउसिंग बैंक और हमारे कुछ PSB कमर्शियल बैंक का भी शेयर है। शेरशाही पर्पस क्या है शेरशाही का? टू प्रिवेंट मल्टीपल लोन्स ऑन द सेम प्रॉपर्टी एंड क्रिएट ए सेंट्रल डेटाबेस ऑफ। अब एक ही प्रॉपर्टी पे पहले क्या होता था, इस बैंक में भी लोन हो गया, इस बैंक में भी लोन हो गया, इस बैंक में भी लोन हो गया, इस बैंक में भी लोन हो गया। तो अभी इसको रोकने के लिए कि हमने बनाया है, RBI ने डेवलप किया शेरशाही, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है किसी बैंक में, तो दूसरे बैंक को पता चल जाएगा मॉर्गेज करने से पहले, क्योंकि एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री का डाटाबेस रेडी हो गया है। और इसमें क्या होता है कि हर एसेट, जो भी एसेट मॉर्गेज होता है बैंक के फेवर में, उसका अपना एक एसेट आईडी होता है, ठीक है। एसेट आईडी होता है, और उस एसेट आईडी से अगर आप जब हम लोग कोई बड़ा लोन करते हैं या कोई छोटा लोन में भी अगर हम लोग मॉर्गेज लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को एसेट बेस सर्च करके देखते हैं। इसके अलावा अगर डेप्टर को आप सर्च करना चाहे, जो लोन ले रहा है उसका पैन कार्ड नंबर देके भी आप सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर देके भी सर्च कर सकते हैं कि इसके नाम ये कहीं किसी और बैंक में मॉर्गेज तो नहीं है। तो ये सेरसाई के थ्रू से ही यह संभव हो
सका है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? प्रिवेंट फ्रॉड, नो मल्टीपल लोन ऑन सेम एसेट, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन लेंडिंग, हेल्प आरबीआई बैंक एंड इन्वेस्टिगेटर ट्रैक सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबको फायदा है इससे। अब एसेट आईडी क्या होता है? एसेट आईडी हर एसेट का अपना एक रेफरेंस नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग सेरसाई डाटाबेस में इसको जब रजिस्टर करते हैं तो वो जनरेट करके हमें देता है और ये सेरसाई डाटाबेस में ये सेव हो जाता है। दूसरा होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी। अब क्या होता है कि लेंडर के द्वारा जो चार्ज लगाया जाता है, तो एसेट पे जो चार्ज लगाया तो उसके रेफरेंस में जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी होगा। और जब भी हम लोग एसेट पे कुछ भी एंट्री या मॉडिफिकेशन करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सेरसाई है, ठीक है। तो बैंक सिरसाई के लिए भी कस्टमर से चार्ज लेती है और सिरसाई पोर्टल को, मतलब सिरसाई को बैंक को भी पे करना होता है चार्ज, ठीक है।